गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमारा चैप्टर हमने स्टार्ट किया था सम बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री, राइट। हमने उस चैप्टर को स्टार्ट किया था, उसके 2 लेक्चर रिकॉर्ड किए थे। आज हम उसका 3रा लेक्चर रिकॉर्ड करते हैं बच्चों। लेकिन उससे पहले आप कुछ चीज़ें समझ जाइए। मॉलिक्यूलर मास क्या होता है हम आगे देखेंगे, मॉलिक्यूलर वेट क्या होता है हम आगे देखेंगे, मोल कंसेप्ट क्या होता है ये भी हम आगे देखेंगे। लेकिन उससे पहले हम कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ों की बात करते हैं बच्चों, राइट। अब वो है आपका लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। इसको जरा समझिए बच्चों ना, व्हाट इज दिस। बच्चों में ये है क्या, ठीक है। व्हाट इज मीन बाय लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, लॉ ऑफ केमिकल combinations, right? Whenever the elements combines to form a compounds, when two element and more than two elements, जब कभी भी 2 एलिमेंट या 2 से ज्यादा एलिमेंट कंबाइन होते हैं ना, तो व्हाट दे फॉर्म अ कंपाउंड्स। क्या बनाते हैं वो? कंपाउंड्स बनाते हैं, राइट। whenever the 2 element and more than 2 element combine to give a particular compound, so that process is not taking place in a hazardous manner, right. There this all process, the combination of the element to forming a particular compound, this is governed by the 5 important laws in the chemistry. इसको गवर्न किया गया है कुछ इंपॉर्टेंट लॉ से। वो ऐसे ही कंबाइन नहीं हो जाते बच्चों, है ना। कोई भी एलिमेंट जब कंबाइन होता है, जब कंपाउंड फॉर्म होता है, तो उसमें ऐसा ही कोई रीअरेंजमेंट नहीं हो जाता कि बस जस्ट दे कंबाइन टुगेदर। किसी भी रेशो में कंबाइन हो गए, कैसे भी कंबाइन हो गए, कुछ प्रोपोर्शन मेंटेन नहीं किया, दे जस्ट कंबाइन एंड फॉर्म अ न्यू कंपाउंड। नो, इट्स नॉट लाइक दिस। ऐसा नहीं होता बच्चों, राइट। दैट्स व्हाई दे गवर्न बाय द सर्टेन लॉ। कुछ लॉ है उससे गवर्न किए जाते हैं। हम उस लॉ को देखेंगे कि हाउ दिस एलिमेंट कंबाइन टू फॉर्म अ पर्टिकुलर कंपाउंड। अब उनका एक सिंपल एक सिस्टमेटिक लॉ दिया गया है, जिसके बेसिस पे आप खुद अंदाजा लगा लेंगे कि किस तरह से ये कंबाइन होते हैं। लेकिन उससे पहले हम एक फर्स्ट इंपॉर्टेंट लॉ देखते हैं, दैट इज कॉल्ड एज अ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, जिसको आप बहुत अच्छे से जानते होंगे बच्चों, है ना। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, राइट। ये आप पढ़ते भी आए बच्चों आराम से, इसमें कोई इतना वो नहीं है ना। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, actually this law is given by the Antoine Lavoisier in 1743 to 1794, है ना। एंटोने लिवोजर नाम का एक साइंटिस्ट था, उसने इस लॉ को दिया था। देखिए कितनी पुरानी बात है ना। जब मॉलिक्यूलर वेट का कोई कंसेप्ट नहीं था, उस समय ये बात की गई थी, राइट। तो ही फाउंड दैट ही डन अ वेरियस एक्सपेरिमेंट। उसने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किया था। उसने जनरली एक्सपेरिमेंट किया था फॉस्फोरस। एक्सपेरिमेंट किसका किया था? उसने फॉस्फोरस का किया था, और उसने लीड का किया था, है ना। दैट इज कॉल्ड अ पीवी। इन दोनों को उसने एक्सपेरिमेंट किया था विद द हेल्प ऑफ द ऑक्सीजन इन द एयर। उसने इन दोनों की रिएक्शन किया था O2 के साथ में, यू कैन से ऑक्सीजन के साथ। क्या किया था उसने? इन दोनों की रिएक्शन किया, और इसकी रिएक्शन करने बाद उसने क्या किया, लास्ट में उसने ये फाइंड आउट किया कि द मास ऑफ this compound after combining with the oxygen is exactly same whatever the mass lost by the oxygen. It's very simple. जो कुछ वेट इसने गेन किया था, वो बिल्कुल उतना ही इक्वल था जितना कि ऑक्सीजन ने क्या किया था, लॉस किया था। उसने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए थे, लेकिन उसने 2 इंपॉर्टेंट एक्सपेरिमेंट किया था। एक तो उसने फॉस्फोरस के साथ में कंबाइन किया, और एक उसने लीड के साथ में कंबाइन किया। So when he done this experiment, he found that mass of the reactant is exactly equal to the mass of the product, right? मतलब क्या किया उसने? यहाँ पे reactant इसको लिया होगा, अगर आप ध्यान लिखते हैं इसको reactant, right? जब आप फाइनली आप रिएक्शन को प्रोसीड करेंगे, आपको लास्ट में क्या मिलेगा बच्चों? आपको मिलेगा प्रोडक्ट, राइट। तो उसने क्या बोला कि whenever I have done the experiment in between the phosphorus and the oxygen, or in between the lead and oxygen, whatever the mass gained by the phosphorus and the lead, that exactly same is the mass lost by the oxygen. जो कुछ मास मुझे मिला आफ्टर द रिएक्शन,
फास्फोरस का लीड का, वो बिल्कुल उतना ही इक्वल था जितना कि मास ऑक्सीजन ने क्या किया था, लॉस किया था। तो इनडायरेक्टली यू कैन से दैट द मास ऑफ द रिएक्टेंट इज इक्वल टू द मास ऑफ द प्रोडक्ट। आप इसको लिख सकते हैं यहाँ पे, मास ऑफ रिएक्टेंट, बस इतना ही लगा बच्चों, है ना, मास ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल टू द मास ऑफ प्रोडक्ट। मास ऑफ रिएक्टेंट किसके इक्वल हो गया बच्चों, मास ऑफ प्रोडक्ट के इक्वल हो गया। मतलब क्या हो गया, whatever the mass of the reactor before the reactor is exactly same to the mass of the product after completion of the reaction. That's very simple thing, है ना। इसी को कहा जाता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। That's very simple. इसीलिए आप इसको स्टेटमेंट क्या लिखेंगे बच्चों, आप मास इज नाइदर गेन nor loss, or you can say mass cannot be made or mass cannot be destroyed. That's very simple, right? जैसे आप हमेशा बोलते हो, mass can neither be created nor be destroyed. ना तो मास आप बना सकते हो, ना तो आप मास आपको ना आप मास को डिस्ट्रॉय कर सकते हो। तो इसको क्या लिखेंगे आप, in case of the law of conservation of mass, this law is given by the scientist Antoine Lavoisier in 1743 and 1794. He had done the various experiment of the phosphorus and the lead with the oxygen, and then he found that the mass gained by the phosphorus and the lead is exactly same is the mass lost by the oxygen. And then he concluded that the mass of the reactant is equal to the mass of the product, and you can say that by the statement of this law, mass can neither be created nor be destroyed, huh? Mass can neither be created nor be destroyed, है ना। You can say mass is conserved during the formation of the chemical reaction. You can say during the formation of chemical reaction, during the formation of chemical reaction, during the formation of chemical reaction. लेकिन देखिए बच्चों, अब ये बात जरा सा समझ लीजिए ना, केमिकल रिएक्शंस। अब जरा सा बात इसको समझिए। देखिए अब मैं बहुत डीप में जाऊंगा तो फिर आपका सिलेबस थोड़ा सा लेट ही खत्म होगा। लेकिन अभी जब इसने उस समय जब ये बात की थी ना बच्चों, उस समय ये इक्वेशन नहीं आई थी, है ना। तो इसलिए अभी आप इसको कंफ्यूज मत कीजिएगा, है ना। जैसे आपने बताया ना, इज इक्वल टू mc², है ना। तो ये उस समय बात नहीं की गई थी बच्चों, इसलिए ये उससे पहले की बात है ना। क्योंकि कुछ मास लॉस भी होता है ना, एनर्जी के फॉर्म में कुछ एनर्जी लॉस होती है मास के फॉर्म में, वो हम आगे जाके देखेंगे, कभी कभी बात होगी तो उस समय हम फोकस करेंगे। तो अब अभी फिलहाल आप ये समझिए कि एज पर दिस लॉ, mass can neither be created nor be destroyed during the formation of the chemical reaction. That's very simple, right? ये हो गया आपका पहला लॉ। अब दूसरा लॉ जो है बच्चों आपका, वो देख लेते हैं हम लोग यहाँ पे। That is called a law of definite proportion. Law of definite proportion. Law of definite proportion, right? इसी को कहा जाता है बच्चों लॉ ऑफ डेफिनाइट कंपोजिशन। कभी कभी इसको क्या कहा जाता है बच्चों, डेफिनाइट कंपोजिशन भी कहा जाता है। अब जरा सिंपल सा है, बहुत सिंपल सा लॉ है ये, इट्स वेरी सिंपल, राइट। दिस लॉ इज गिवन बाय द जोसेफ प्रॉस्ट, है ना। इस लॉ को दिया गया था जोसेफ प्रॉस्ट नाम के साइंटिस्ट, राइट। जैसे आप इस लॉ को किसने दिया था, एंटोने लिवोजर ने दिया था। इसको किसने दिया था, जोसेफ प्रॉस्ट ने दिया था। इसने क्या किया था बच्चों, आपको बताता ना, बिकॉज द वैलिडिटी ऑफ दिस लॉ इज कंफर्म बाय द वेरियस कंपाउंड्स। बहुत सारे कंपाउंड्स की मदद से इस लॉ की वैलिडिटी को चेक किया गया था, एंड देन फाउंड दैट कि व्हाटएवर द सेइंग वाज द जोसेफ प्रॉस्ट, उनकी बातें बिल्कुल क्या थी, सही थी। क्या था ये लॉ, नो इररिस्पेक्टिव ऑफ द सोर्सेस, नो मैटर फ्रॉम वेयर इट इज कम्स, है ना। देखिए, द पर्टिकुलर कंपाउंड ऑलवेज कंटेन द एलिमेंट इन अ सेम कंपोजिशन। देखिए आपको थोड़ा सा हैवी लगेगा ये सेंटेंस, फिर आपको मैं फिर से रिपीट करता। देखिए, इफ सर्टेन कंपाउंड इज फॉर्म, अगर कोई कंपाउंड फॉर्म होता है बाय कंबाइनिंग द सर्टेन एलिमेंट, राइट। मानो कि यहाँ पे ABC फॉर्म हो गया, है ना। ABC फॉर्म हुआ तो कैसे फॉर्म हुआ, A + B + C से फॉर्म हुआ, राइट। जब आपने ABC फॉर्म किया तो उस समय
ए का, बी का और सी का एक डिफिनाइट कंपोजिशन रहा होगा, एक डिफिनाइट क्या रहा होगा, प्रोपोर्शन रहा होगा, तब जाके वो कंबाइन हुआ, राइट। और चाहे आप उसे नेचर से ले लो, चाहे उसे आप लैब में सिंथेसाइज कर लो, द प्रोपोर्शन इज ऑलवेज सेम। प्रोपोर्शन क्या होगा, हमेशा सेम ही होगा। वेरी सिंपल थिंग। जोसेफ क्लॉस ने वही किया था। उसने क्या किया, ही डन हिज एक्सपेरिमेंट विद द हेल्प ऑफ द क्यूप्रिल कार्बोनेट। उसने क्या किया, क्यूप्रिल कार्बोनेट के साथ उसने रिएक्शन किया, राइट। और जब उसने क्यूप्रिल कार्बोनेट के साथ में रिएक्शन किया ना बच्चों, जब उसने उस कंपाउंड को जब ब्रेक किया उसने, तो he found that in the cupric carbonate one is a synthetic and one is a natural। एक जो था वो कैसा था, नेचुरल था, उसने नेचर से लिया था, और दूसरा क्या था, उसने उसको सिंथेसिस किया था, दैट इज कॉल्ड अ सिंथेटिक, उसको लैब में बनाया गया था, राइट। सॉरी फॉर दैट, इट्स वेरी सिंपल। देखिए क्या किया उसने क्यूप्रिक कार्बोनेट के दो सैंपल लिए। पहला सैंपल क्या था, दैट इज द नेचुरल, उसने नेचर में से कहीं से लाया होगा, राइट। और दूसरा उसने क्या किया, उसने लैब में बनाया होगा। जब उसने चेकआउट किया कि इन केस ऑफ द क्यूप्रिक कार्बोनेट, उसको जो कंपोजिशन मिला ना, कॉपर का जो परसेंटेज मिला, जो ऑक्सीजन का परसेंटेज मिला, और जो उसको मिला किसका परसेंटेज, कार्बन का जो परसेंटेज मिला, वो परसेंटेज आपको दिखा देते दीजिए यहाँ पे ना। तो उसने जो स्टडी किया, मैं नियर अबाउट यहाँ पे रेशियो लिखूंगा बच्चों ना, तो परसेंटेज ऑफ कॉपर, राइट। बाद में क्या किया उसने, परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन, राइट, एंड परसेंटेज ऑफ कार्बन, परसेंटेज ऑफ कार्बन। जब उसने इसकी स्टडी किया ना, तो ये फाउंड दैट नियर अबाउट की बात की जाएगी बच्चों ना, मैं एक्चुअल में रेशियो को आपको दिखा देगा, दैट इज नियर अबाउट 38.5, 38.5। द ऑक्सीजन इज समथिंग लाइक 9.5, दैट इज कॉल्ड एज अ 9.5, that is called a 9.5, and this is something like 9.50, and this is something like 38.5, 9.5, and that is called as a, no, this is called a 51.5। उसको आप 51 कर दीजिए बच्चों ना, that is called a 51.5, 38 ये था बच्चों ना, तो that is called a 51.50, right, 9.50, and that is called a 38.0। तो उसको क्या मिला बच्चों, उसको ये मिला कि इन द सिंथेटिक वन और इन द नेचुरल वन, राइट, ये आपका सिंथेटिक ले लो इसको आप, दैट इज कॉल्ड अ सिंथेटिक, राइट, जो उसने सिंथेसाइज किया था, ठीक है। ये कंपोजिशन ऑफ एलिमेंट थे, क्या थे ये आपके, ये थे इसके कंपोजिशन ऑफ एलिमेंट्स, दैट इज कॉल्ड द कंपोजिशन ऑफ एलिमेंट्स। उसने क्या स्टडी किया कि इन द सिंथेटिक सैंपल द 51% ऑफ द कॉपर इज प्रेजेंट, 9.5% of the oxygen is present, and 38% carbon is present. When he studies the natural sample, जब उसने स्टडी किया नेचुरल सैंपल की, उस समय उसको यही कंपोजिशन मिला, उस समय उसको क्या मिला, यही कंपोजिशन मिला बच्चों, है ना, सेम कंपोजिशन मिला उसको। यहाँ भी उसको क्या मिला, 51.50, 9.50, बाद में क्या मिला उसको यहाँ पे 38.0। You can say that is near about is close to 100, right? तो ये हो जाएगा आपका, है ना, 51.5, 9.5, जिसमें near about कितना हो गया, 60 हो गया, आगे 38 हो गया, तो you can say it is 39, है ना, that is called as a 38.9, you can say it's 39 near to 38.91, right, you can say 38.91 near about, right, that is called a 91, 92, something like that, 38.91, तो equal to क्या हो जाएगा बच्चों, ये equal to 100 हो जाएगा। And then he concluded that, उसके बाद उसने क्या किया, उसके बाद उसने कंक्लूड किया कि नो मैटर फ्रॉम वेयर इट इज फॉर्म, वेयर इट इज कम्स, द कंपाउंड ऑलवेज कंटेन द सेम एलिमेंट इन अ डिफाइंड कंपोजिशन इररिस्पेक्टिव ऑफ द सोर्सेस। सोर्सेस से कोई फर्क नहीं पड़ता, हमेशा कंपाउंड के अंदर जो भी एलिमेंट होंगे उनका एक डेफिनाइट क्या होगा बच्चों, उसका डेफिनाइट कंपोजिशन होगा। दैट्स वेरी सिंपल, दैट्स गवर्न बाय द जोसेफ प्रॉस। जोसेफ प्रॉस ने क्या लॉ दिया बच्चों, उसने लॉ दिया कि नो मैटर व्हाटएवर द सोर्स आर देयर, सोर्सेस से कोई फर्क नहीं पड़ता, नो मैटर कहां से आया, दैट इज अ नेचुरल था, ये क्या था, सिंथेटिक था, बट द एलिमेंट आर ऑलवेज इन अ डेफिनाइट कंपोजिशन। एलिमेंट क्या होंगे, हमेशा डेफिनाइट कंपोजिशन होंगे,
दैट इज कॉल्ड एज अ लॉ ऑफ डिफिनाइट प्रोपोर्शन और लॉ ऑफ डिफिनाइट कंपोजिशन। कोई मैटर नहीं करता, पानी अगर आप लेते हो ना तो पानी के अंदर H2O HNO होगा, राइट। तो हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन का जो कंपोजिशन होगा ना वो हमेशा सेम होगा, कोई मैटर नहीं करता आप पानी कहाँ से लो। पानी चाहे आप टैप वाटर से ले लो, पानी चाहे आप कहीं और से ले लो, नो मैटर, बात उसने वही किया, राइट। तो दिस इज गिवन बाय द जोसेफ क्लाउस, दैट्स वेरी सिंपल, दिस इज गिवन बाय द एंटोनी लिवोजन। ये दो इंपॉर्टेंट लॉ हो गए आपके बच्चों, ठीक है। बाकी हम लोग कल देखेंगे इंशाल्लाह, ठीक है। दैट्स ऑल अबाउट द टू इंपॉर्टेंट लॉ। इसको आप एक बार जरा सा रिवाइज कर लेना, इट्स वेरी सिंपल, ये बहुत ही सिंपल है। द मास ऑफ द रिएक्टर इज इक्वल टू द मास ऑफ द प्रोडक्ट। Mass can neither be created nor be destroyed during the formation of the chemical reaction, that is given by the law of conservation of mass, right। अब इस लॉ को किसने दिया था? एंटोनो लिवोजन नाम के साइंटिस्ट ने दिया था। द सेकंड लॉ इज कॉल्ड एज अ लॉ ऑफ डिफिनाइट प्रोपोर्शन और यू कैन से लॉ ऑफ डिफिनाइट कंपोजिशन, दिस इज गिवन बाय द जोसेफ क्लाउस। अब इसके बाद कुछ लॉ है बच्चों हमारे, है ना, जो हम आगे जाके देखेंगे। तीन और इंपॉर्टेंट लॉ है, एक है आपका लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, हम उसकी बात करेंगे ना, मल्टीपल प्रोपोर्शन की बात करेंगे बाद में। गैलुसाक्स लॉ ऑफ द कंबाइनिंग वॉल्यूम ऑफ द गैसेस, तो दोनों एक दूसरे से कनेक्टेड है, राइट। और उसका तीसरा लॉ हम देखेंगे, मतलब ये मिला के कुछ 5 लॉ हो जाएंगे आप लोगों के, आई बात समझ में। तो बाकी इंशाल्लाह हम लोग कल देखते हैं इंशाल्लाह। थैंक यू वेरी मच फॉर द टुडेज लेक्चर।